हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2। जी हाँ, IS 456 रेशियो 2000 का सेक्शन 1 का और 2 का ये पार्ट 2 है, यानी ये सेक्शन 2 का जो है पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया था और कुछ पार्ट सेक्शन 2 का कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 2 के पार्ट 2 की। तो हमने लास्ट टाइम 8 नंबर पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज है अपना 9 नंबर पॉइंट कंक्रीट मिक्स एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, कंक्रीट मिक्स और प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर इसमें 9.1 के अंदर है मिक्स प्रोपोर्शन की कंक्रीट को कैसे मिक्स करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। 9.1 के अंदर जो है डिटरमाइन किया हुआ है कि सीमेंट एग्रीगेट वाटर अटेंड द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ शुड बी एज फॉलोज। इसके अंदर बताया हुआ है कि सीमेंट एग्रीगेट और वाटर का क्या प्रोपोर्शन रखना है जिससे ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सके। 9.1.2 में है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि टाइप ऑफ मिक्स क्या होना चाहिए, ग्रेड डेसिग्नेशन क्या होना, टाइप ऑफ सीमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, वर्केबिलिटी कितनी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ सुपरविजन, मेथड ऑफ प्लेसिंग, ये क्या होना चाहिए 9.1.2 में बताया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों 9.1.2.1 में। इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंस द फॉलोइंग एडिशन इंफॉर्मेशन में बी स्पेसिफाइड। अगर कुछ अलग से कंडीशंस होती हैं तो ये अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अलग से चीज़ें रखी जाती है, जिसके अंदर टाइप ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट एंड वेदर एंड admixture shall not be used, the type of and condition of use, admixture and the condition of use। अब आते हैं 9.2 जो है वो डिजाइन मिक्स के बारे में है सारा दोस्तों। इसमें डिजाइन मिक्स के बारे में पूरा बताया हुआ है कि कितना कितना डिजाइन मिक्स हमें करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, वो इस सारे में बताया हुआ। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है। 9.2.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4.1 है जो स्टैंडर्ड डिविजन्स के बारे में बताया हुआ है, 4.2 है अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बताया हुआ है। और अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशंस की जो इसके अंदर एक टेबल दी हुई है, टेबल 8, इसके अंदर M10 to 15 एक उस ग्रेड में रखा हुआ है, M20 to 25 एक अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन में रखा हुआ है, 30, 35, 40, 45, 50 ये एक डेविएशन में रखा हुआ है। तो ये थे दोस्तों जो पॉइंट 9 है उसमें। 9.3 में आता है इसमें नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होती है जो हम हाथ से बनाते हैं घर पे, मतलब अपनी साइट के ऊपर मिक्सचर द्वारा बनाते हैं। तो इसके लिए भी इसमें भी 2 पॉइंट है। 9.3 में 9.3.1 है जिसके अंदर 9 प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स, इसकी एक टेबल यहाँ पे दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें और इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये है क्लास 9.3 और 9.3.4, उनके लिए दोनों के लिए ये टेबल इस्तेमाल होगी। अब है दोस्तों पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या हम देखते हैं वो इसमें बताया हुआ है। 10.1 जो है क्वालिटी एश्योरेंस मेजर। जो क्वालिटी मेजर्स हैं वो इसके अंदर बताए हुए हैं इस पूरे जो है अपना पॉइंट के अंदर। जो 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पार्ट है इसका, सेक्शन 2 का 10 नंबर पार्ट जो है उसमें प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट है, और 10.1 जो है क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में इसमें बताया हुआ है पूरा। इसके भी 3-4 पार्ट है। 10.1.1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद आता है 10.2, यानी कि 10 नंबर पार्ट का 10.2 में है बैचिंग। बैचिंग के बारे में भी इसी IS कोड में आपको पता लगता है, जो सेक्शन 2 के 10 नंबर पॉइंट पे 2 नंबर पॉइंट है। तो ये इसमें पूरा बैचिंग के बारे में बताया हुआ है। इसमें भी इन्होंने 2-3 पार्ट बनाए हुए हैं। 10.2.1 है, 10.2.2 है, ये सारा चीज़ इसमें बताया हुआ है। और जो 10.3 है, सॉरी 10.2.3 है, 10.2.4 है और 10.2.5, और एक इसमें टेबल दी हुई जो सरफेस वाश कैरिड बाय एग्रीगेट। जो एग्रीगेट वेरी वेट सैंड में कितना होना चाहिए, वेट सैंड में मॉडरेट वेट सैंड में कितना होना चाहिए, मोस्ट सैंड में कितना होना चाहिए, मॉइस्ट ग्रेवल सैंड में कितना होना चाहिए, वो सारा इसके अंदर बताया हुआ है। और 10.2.6 जो है वो इसका ही पार्ट है। 10.3 है जो वो मिक्सिंग का पार्ट, इसमें बताया गया है कि कंक्रीट शैल बी मिक्सड इन ए मैकेनिकल मिक्सचर, द मिक्सचर
शुड कंपनी विद कंप्लाई विद IS 1791 और IS 12119। जो कंक्रीट जो है वो एक मैकेनिकल मिक्सचर में मिक्स होनी चाहिए, और वो जो मिक्सचर है वो IS 1791 और IS 12119 के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। और इसमें इसकी यूनिफॉर्म कलर कैसे आएगा, इफ देयर इज एग्रीगेशन आफ्टर अनलोडिंग द मिक्सचर द कंक्रीट शेड बी मिक्स्ड रीमिक्स्ड। अगर एग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन है, तो उसको कंक्रीट को दोबारा मिक्स करना चाहिए। तो इसके अंदर भी इन्होंने 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें है 10.3.1 है, 2 है, 3 है। ये सारे जो हैं मिक्सिंग, कंक्रीट मिक्सिंग के रिगार्डिंग ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब आता है दोस्तों हमारा फॉर्मवर्क की फॉर्मवर्क क्या होता है। फॉर्मवर्क के लिए इन्होंने पूरा एक, पहले तो 11.1 में जर्नल बताया हुआ है, 11 पॉइंट जो है वो अपना फॉर्मवर्क है। ये आप देख रहे हैं 11 पॉइंट जो है ये फॉर्मवर्क है। तो इसमें पहले जर्नल बताया हुआ है, 11.1 की फॉर्मवर्क क्या होता है, किस किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, वो सारा बताया हुआ है। कितना कितना उसके अंदर डायमेंशन के अंदर प्लस माइनस चल सकता है, वो सारा इसके अंदर बताया हुआ। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मवर्क है 10.2 जो है 10.3 या 10.2 नहीं सॉरी 11.2 जो है वो क्लीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मवर्क है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। अब आते हैं 11.3 में स्ट्रिपिंग टाइम, यानी कितने दिन तक फॉर्मवर्क को रखना है, कैसे रखना है, वर्टिकल कितना रखना है, कितने खड़े होता है, श्रिंकिंग टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। एक इसके अंदर टेबल भी दी हुई है जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, और उनके आगे उनका डेज लिखा हुआ है कि ये कितने दिन तक क्या क्या चल सकता है, कैसे कैसे रहेगा। इसके बाद आता है 11.3.2 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोप्स लेफ्ट अंडर साइज, ऊपर नीचे कैसे क्या प्रोप्स लगाने वो बताया हुआ है। 11.3.3 में वेयर द शेप एंड एलिमेंट इन सच बी फॉर्म्ड हैज बी री एंटायर्ड एंगल, जो शेप है उसके अंदर एंगल्स वगैरह कैसे लगाने हैं वो इसके अंदर बताया हुआ है। अब जो 12 नंबर पॉइंट है दोस्तों ये वाला, उसके अंदर बताया हुआ है असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्समेंट की असेंबली कैसे करते हैं। इसके अंदर 12.1 है पॉइंट, 12.2, 12.2.1 इसके अंदर आन रेनफोर्स शैल बी प्लेस्ड एंड मेंटेन इन पोर्शन शुड बी ड्राइंग प्रोवाइड प्रॉपर कवर, यानी इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ये असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट इसके अंदर बताया हुआ है कि रेनफोर्समेंट प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए और उसको ज़मीन से ऊंचा रखना चाहिए, कवर ब्लॉक उसके नीचे, स्पेसर वगैरह सारी चीज़ें करनी चाहिए। प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, रफ हार्डनिंग, शॉकिंग, लोडिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम ए हाइट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अब प्लेसिंग कैसे करनी चाहिए रेनफोर्समेंट की वो 12.3 के अंदर बताया हुआ है कि प्लेसिंग कैसे रहेगी। यानी कि इसे क्या कहता है कि जो 12.3 पॉइंट है वो अपना ये कहता है कि जो प्लेसिंग है वो ना ही तो इसको हार्डली फेंकना चाहिए, रेनफोर्समेंट को रफ हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए, ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बताई हुई है। 12.3 जो है टू वो है वो टॉलरेंस ऑफ कवर है, 12.3.1 जो है वो टॉलरेंस एंड प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट है। उसके बाद आता है 12.4 जो है वेल्डिंग जॉइंट ऑफ मैकेनिकल, वेल्डिंग जॉइंट्स और मैकेनिकल कलेक्शन, यानी वेल्डिंग जॉइंट और मैकेनिकल कलेक्शन कैसे करते हैं और वो किस IS कोड से करते हैं वो इसके अंदर बताया हुआ है। तो इसके अंदर IS 2751 और IS 29417 ये हम फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है 12.5 वेयर रेनफोर्समेंट बार up to 12 mm of high strength deformed bar and up to 12 mm of mild steel bar bent aside a construction joint and afterward back in their original position, यानी कि ये 12 बार तक का जो 12 से 16 नंबर बार है वो उसको बेंड करके दूसरी पोजीशन में, मतलब उसको दोबारा पोजीशन में लाके भी यूज कर सकते हैं। 12.6 जो पॉइंट है वो अपना रेनफोर्समेंट शेड बी प्लेस्ड एंड टिच्ड इन सच ए वे दैट द कंक्रीट प्लेसमेंट बी पॉसिबल विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ द मिक्स, यानी कि रेनफोर्समेंट जो है सरिया जो है ऐसे बिछाना चाहिए कि उसके अंदर सेग्रीगेशन, मिक्स का जो सेग्रीगेशन ना होने पाए, वो इसके अंदर सारा रेनफोर्समेंट का बताया हुआ है। अब बताते हैं जो 13 नंबर पॉइंट है दोस्तों, यानी कि IS 456 का सेक्शन नंबर 2 का 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है हमें, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग, कंपैक्टिंग एंड क्यूरिंग, ये बताता है ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्टिंग एंड क्यूरिंग के बारे में।
जो इसका 13.1 है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग को बता रहा है। 13.2 जो है वो प्लेसिंग को बताता है। 13.3 जो है कंपैक्शन को बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 13 नंबर पॉइंट के अंदर आती हैं। 13.4 जो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड कोल्ड जॉइंट्स के बारे में हमें बता रहा है ये। और 13.5 जो है वो क्यूरिंग के बारे में बताता है कि क्यूरिंग कैसे करनी चाहिए, कितने कितने प्रकार की होती है, वो सारी इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। 13.6 जो है वो सुपरविजन के बारे में हमें बताता है। अब आता है दोस्तों 14 नंबर पॉइंट जो है, यानी IS 456 के सेक्शन 2 का 14 नंबर पॉइंट हमें बताता है कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन, यानी स्पेशल कंडीशन में कंक्रीटिंग कैसे करते हैं। तो वो क्या क्या है स्पेशल कंडीशन। 14 वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। 14.2 अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, वो सारे कोफर डैम्स हैं, ब्रिजेज हैं, टनल्स हैं, वो कैसे बनाते हैं पानी के अंदर, वो सारी चीज़ें क्या क्या इक्विपमेंट मेथड्स क्या है वो इसके अंदर बताया है 14.2 पॉइंट के अंदर। और 14 ये जो है सारा 14.2.4 जो है कंक्रीटिंग कास्ट अंडर वाटर शैल नॉट बी फ्रीली थ्रो इन वाटर, यानी ये बताता है कि उसको डायरेक्ट नहीं फेंकते, वो कैसे फेंकते हैं उसके अंदर अलग अलग पॉइंट बताए हुए इसमें। ट्रमी करना चाहिए पूरा है इसमें बताया हुआ है। बी नंबर पे डायरेक्ट प्लेसमेंट विद पंप से करना चाहिए। बॉटम ड्रॉप बकेट यूज़ करनी चाहिए। बैग्स यूज़ करनी चाहिए। ग्राउटिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं, उन्होंने सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों 15 नंबर पॉइंट के ऊपर। 15 नंबर पॉइंट है हमारा सैम्पलिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स, यानी कि डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे और उसकी सैंपल कैसे लेंगे, वो ये 15 नंबर पॉइंट बताता है। यानी IS कोड 456 के सेक्शन 2 का 15 नंबर पॉइंट हमें सारी चीज़ें ये क्लियर करता है। इसके अंदर जर्नल है पहले और फिर 15.1 में जर्नल चीज़ें हैं। 15.2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग है कि कैसे कैसे कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितने कितने टाइम पे सैंपल लेना चाहिए। 15.2.1 में सैंपल प्रोसीजर है। 15.2.2 में फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर है। उसके अंदर ये बताया हुआ है कि 1 से 5 m³ तक का एक सैंपल लेना चाहिए, 6 से 15 तक के 2 लेने चाहिए, 16 से 30 तक के 3 लेने चाहिए, 31 से 50 तक के 4 लेने चाहिए और 50 से ऊपर के लिए 4+1 एडिशनल सैंपल ये लेना चाहिए। उसके बाद 13.3 में है टेस्ट स्पेसिमेन है कि टेस्ट कौन कौन से करने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, कितने कितने दिन पे करने चाहिए और किस किस हिसाब से करने चाहिए। इसके अंदर बताया हुआ है इसने IS 9103 और IS 516 के हिसाब से ये टेस्ट स्पेसिमेंस रखने चाहिए। टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल्स, ये 15.4 है कि टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल्स, इस टेस्ट रिजल्ट सैंपल का टेस्ट रिजल्ट हमें कैसे निकालना चाहिए। टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेंस, यानी कि जो टेस्ट रिजल्ट लेते हैं तो 3 अगर आपने सैंपल लिए हैं उनका एवरेज हम लोग लेते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की अब 16 नंबर पॉइंट ये है हमारा कि हमारी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो पहले 16.1 के अंदर जो दे रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का दे रखा है। 16.2 में फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का दे रखा है। 16.3 में क्वालिटी ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेंथ टेस्ट रिजल्ट का दे रखा है। तो ये इसके अंदर जो है 16.3 ये हो गया है हमारा। 16.4 जो है कंक्रीट डीम नॉट भी कंप्लाई होना चाहिए। 16.4 कंक्रीट ग्रेड शैल बी एज्यूम्ड सेपरेटली होना चाहिए। 16.6 है इसके अंदर, ये भी कंक्रीट के इसके सैंपल के बारे में बताया हुआ। अब 17 नंबर पे आता है इंस्पेक्शन टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि अगर कंक्रीट हमारी प्लेस हो गई है उस केस में हम क्या क्या टेस्ट करेंगे। अगर हमारे क्यूब फेल हो जाते हैं तो ये 17 नंबर जो पार्ट है उसके अंदर बताया हुआ है। यानी IS कोड 456 का सेक्शन 2 के 17 नंबर पॉइंट के अंदर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स बताया हुआ है। वो क्या क्या है 17.1 जो है वो है इंस्पेक्शन कैसे कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मुखी हुई हैं। और 7.2 जो है इमीडिएट स्प्रिंग जो अलग अलग, 7.3 जो है टेस्टिंग है, 7.4 कोर टेस्ट है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें टेस्टिंग और उसके बारे में बताई हुई। इसके अंदर एक टेबल नंबर 11 है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट उसको यहाँ पे बता रही है कि वो क्या क्या होना चाहिए। टेबल नंबर 11 में आप अच्छी तरह देख सकते हैं।
अब आते हैं 17.6, 17.6.3, ये सारी चीज़ें जो हैं, और 17.7 मेंबर्स एंड देन फ्लेक्चर मेंबर्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है 17 वाला जो पॉइंट है उसके अंदर बताई हुई है। तो दोस्तों ये आज हमने अपना सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। हमने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि सेक्शन 2 के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर बताया हुआ है, मेन लाइन क्या क्या, मेन हेडिंग क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। यानी एक ब्रीफ आपको बता दिया है कि इस जो सेक्शन 2 में क्या क्या हमने पढ़ेंगे हम IAS 456 के सेक्शन 2 में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले सेक्शन के साथ, सेक्शन 3 के साथ। तो दोस्तों अपने होस्ट और दोस्त पवन यादव को इजाज़त दीजिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों।